तो आज हम लोग डायरेक्ट टैक्सेशन का नया चैप्टर देखेंगे, इक्विलाइजेशन लेवी। इक्विलाइजेशन लेवी होता क्या है, जैसे कुछ कंपनी जैसे फेसबुक या यूट्यूब है, ये क्या करते हैं अपने इन लोग का कुछ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं होता है इंडिया में, और ये फिर भी एडवर्टीजमेंट सर्विसेज देते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब में बहुत एडवर्टीजमेंट भी आता है, फेसबुक में भी आता है। तो अब ये एडवर्टीजमेंट सर्विस दे रही है, इनका परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, तो इन पे टैक्स कैसे रहेगा, इसलिए इन पे टैक्स लगे, उसके कारण इक्विलाइजेशन लेवी कॉन्सेप्ट को लाया गया है। लिखा फॉर इम्पोजिंग टैक्स ऑन सच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन कंसेप्ट ऑफ इक्विलाइजेशन लेवी वॉज इंट्रोड्यूस। अब इक्विलाइजेशन लेवी जो है, इस चार्ज दो केसेस पे चार्ज हो सकता है। पहला क्या है कि इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सर्विसेज, कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है नॉन रेसिडेंट, जिसका परमानेंट रेसिडेंस नहीं है, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है इंडिया में, ये फाइनेंस एक्ट 2016 इसको डील करता है। या फिर एक और है इक्वलाइजेशन लेवी इन केस ऑफ ई कॉमर्स सप्लाई, इसको हम लोग आगे और बढ़ेंगे। ई कॉमर्स सप्लाई मतलब जैसे कुछ अमेजन का आ गया, इसको फाइनेंस एक्ट 2020 डील करता है, और इसको फाइनेंस एक्ट 2016 डील करता है, क्योंकि ई कॉमर्स आप देखा होगा इसके नया ही रिसेंटली बहुत इंक्रीज़ हुआ है, तो इसलिए इसको फाइनेंस एक्ट 2020 देखता है। अब एक नोट है कि नो इक्वलाइजेशन लेवी विल बी चार्ज ऑन पर्सनल नेचर का एडवर्टीजमेंट है, अगर हुआ है कुछ तो कि आपका कमर्शियल नेचर का नहीं है, पर्सनल नेचर का, तो उस पर कोई इक्वलाइजेशन लेवी चार्ज नहीं होता है। अब देखिए पहला केस है इक्वलाइजेशन लेवी इन केस ऑफ स्पेसिफाइड सर्विसेज। अब जैसे कि व्हेन ईएल का क्या होगा, इक्वलाइजेशन लेवी विल बी चार्ज कब लगेगा इक्वलाइजेशन लेवी, कोई नॉन रेसिडेंट है जिसका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है इंडिया में, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज जैसे कि ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विस प्रोवाइड किया, या फिर एनी प्रोविजन जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेस कुछ प्रोवाइड कर दिया, वो किसको प्रोवाइड कर रहा है, एक कोई रेसिडेंट को या फिर कोई नॉन रेसिडेंट को ही, बट जिसका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में है, ये लोग सर्विस रिसिपिएंट है, तब लगेगा इक्वलाइजेशन लेवी। कौन है लाइबल, कौन होगा इक्वलाइजेशन लेवी पे करने के लिए, तो जो रेसिडेंट होगा या फिर नॉन रेसिडेंट हैविंग पी इन इंडिया, मतलब जो कि सर्विस रिसिपेंट होगा, उन लोग को डिडक्ट करना पड़ेगा इक्वलाइजेशन लेवी एट द टाइम ऑफ पेमेंट। मतलब समझ लीजिए अगर ये मांग रहा है कि 10,000 रुपया पेमेंट है, तो 10,000 प्लस इक्वलाइजेशन लेवी उसको दिखाना पड़ेगा कि पेमेंट, उसमें 10,000 इसका चल गया और इक्वलाइजेशन लेवी फिर डिडक्ट करना पड़ेगा। अब ये कितना परसेंट होता है इक्वलाइजेशन लेवी, तो ये होता है 6% ऑन अमाउंट पेड टू नॉन रेसिडेंट फॉर नॉट हैविंग इंडिया। अब जो भी अमाउंट उसको पे कर रहे हो, जैसे कि आप नॉन रेसिडेंट को 10,000 पे कर रहे थे, तो 10,000 का 6% मतलब 600 रुपया आपका इक्वलाइजेशन लेवी आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो मतलब टोटली आपको 10,600 रुपया पे करना पड़ेगा। इसमें 10,000 तो आप नॉन रेसिडेंट को दे दिया और 600 आपका इक्वलाइजेशन लेवी लग गया टैक्स, और ये आप ही को देना पड़ेगा, सर्विस रिसिपेंट को ही देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है आफ्टर डिडक्टिंग इक्वलाइजेशन लेवी इट शुड बी डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट बाय 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब अगर आप कोई भी मंथ में एक ट्रांजेक्शन कर रहे हो इक्वलाइजेशन लेवी वाला, जिसमें आपको लग रहा है इक्वलाइजेशन लेवी, तो आपको नेक्स्ट मंथ का 7 तक वो डिपॉजिट करना पड़ेगा पूरा ही, मतलब ऐसा नहीं कि बस फाइल करके डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब केसेस व्हेन इक्वलाइजेशन लेवी विल नॉट बी अप्लाई, कौन सा केसेस जब इक्वलाइजेशन लेवी अप्लाई नहीं होता है, तो पहला है इफ़ नॉन रेसिडेंट प्रोवाइडिंग सर्विसेज हैविंग पी इन इंडिया। मतलब अगर मतलब कोई नॉन रेसिडेंट है, यहाँ नॉट नहीं नॉन रेसिडेंट है, यहाँ पे क्या है इक्वलाइजेशन लेवी तब लगता है अगर नॉन रेसिडेंट है वो सर्विस और उसका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है तब। पर अगर कोई नॉन रेसिडेंट है जिसका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है, तो भाई उससे क्यों इक्वलाइजेशन, वो तो ऐसे भी टैक्स देगा ही हमको, तो हम उससे इक्वलाइजेशन, अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है तो हम लोग तब इक्वलाइजेशन लेवी कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करेंगे। फिर अगर एग्रीगेट पेमेंट, जो भी आप एग्रीगेट पेमेंट कर रहे हो कोई भी सर्विस के लिए, तो वो अप टू 1 लाख है इन प्रीवियस ईयर, पूरा ईयर में अगर आप बस 1 लाख ही पेमेंट यूज़ कर रहे हो, मतलब पेमेंट दे रहे हो, तब उस पर इक्वलाइजेशन, छोटा अमाउंट है इसलिए उसके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगता है। या फिर कोई भी पेमेंट है जो बिज़नेस पर्पज़ के लिए नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे नोट पे बताया था कि अगर पर्सनल नेचर के लिए है तो उस पर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगता, तो वही ये इसको कह रहा है कि अगर कोई भी बिज़नेस पर्पज़ के लिए नहीं है आपका पेमेंट, तो उस पर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। अब देखिए इस पर है कि इंटरेस्ट एंड पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट और नॉन डिडक्शन ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। अब देखिए अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो इक्वलाइजेशन लेवी का, डिडक्शन नहीं किए हो, तो उस पर आप इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा और पेनल्टी भी देना पड़ेगा भाई, दो चीज़ देना पड़ जाएगा। तो अब इसका वही है कि इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑन इक्वलाइजेशन लेवी, पहले एक वो है, अभी पहले इंटरेस्ट का देखते हैं कि इंटरेस्ट कितना होगा। तो इंटरेस्ट होता है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, मतलब 1% जो है वो पर मंथ होगा या फिर जो भी पार्ट आपका यूज़ हो रहा है मंथ, मीन्स देखिए उसको एक्सप्लेन है, अगर 3 months 2 days है ये काउंट हो जाएगा 4 मंथ, अगर 3 months 1 day भी है ना वो भी 4 मंथ काउंट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट स्टार्ट्स आफ्टर एंडिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ 7th डे। अब ये है कि इंटरेस्ट स्टार्ट कैसे होगा, मतलब समझ लीजिए कि आपने आज अभी समझ लीजिए जुलाई चल रहा है और आपने इक्वलाइजेशन लेवी का किया, आप मैंने बताया था कि नेक्स्ट मंथ 7 तक आपको पे करना होगा, तो आपने नेक्स्ट मंथ 7 तक नहीं किया, तो नेक्स्ट मंथ 7 के बाद से
आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। और कैलकुलेशन क्या होता है, 1% पर मंथ का लगेगा। और 1% पर मंथ मतलब अगर 3 मंथ्स 1 डे भी है तब वो 4 मंथ हो जाएगा। थोड़ा सा भी अगर एक महीना थोड़ा सा भी ऊपर है तो वो नेक्स्ट मंथ तक पूरा काउंट हो जाएगा। अब इंटरेस्ट आपने पे कर दिया, आप पेनल्टी का देखिए, इंटरेस्ट आपने पे कर दिया, पेनल्टी का देखिए। तो ये पेनल्टी फॉर डिलेड डिपॉजिट, अगर आप डिलेड ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी और नॉन डिडक्शन ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी, या तो आप डिले करती है सबमिट करने में, या फिर आप नॉन डिडक्ट ही नहीं किए, तो उसके लिए क्या है। तो यहाँ पे है पहले पेनल्टी फॉर नॉन डिडक्शन, अगर आप डिडक्ट ही नहीं किए तो उसका पेनल्टी क्या है, तो हो जाएगा इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी। मतलब आपको देखिए, जैसे कि आपका इक्वलाइजेशन लेवी 6,000 समझिए 10,000 बन रहा था, तो आपको 10,000 इक्वलाइजेशन लेवी तो देना ही पड़ेगा। देखिए एसएससी हैज़ टू डिपॉजिट इक्वलाइजेशन लेवी फ्रॉम हिज पॉकेट एज वेल, मतलब आपको 10,000 रुपया तो इक्वलाइजेशन लेवी देना ही पड़ेगा। बट क्योंकि आप डिडक्ट नहीं किए थे तो आपको और 10,000 देना पड़ेगा, वो पेनल्टी। एक 10,000 आपका इक्वलाइजेशन लेवी भी लग गया और एक फिर 10,000 आपका पेनल्टी भी लग गया, तो 20,000 रुपये लग गया। और अगर पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ईएल अप टू ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट अगर आप पेमेंट 7 तारीख ऑफ नेक्स्ट मंथ है, वहाँ तक अगर आप पेमेंट नहीं किए तो उसका है 1,000 पर डे। जितना भी दिन, मतलब 7 तारीख तो पेमेंट करना था, आप 10 तारीख को किए तो 3 दिन आप नहीं किए तो 3,000 रुपया पर डे। हाउएवर इट कांट एक्सीड अमाउंट ऑफ ईयर, मतलब यह है कि आपका जो भी अमाउंट मतलब बन रहा है, समझिए आपका 10,000 रुपया था आपका ये मतलब इक्वलाइजेशन लेवी, तो आप 10-15 दिन तक आपने सबमिट नहीं किया, तो आप टोटल आप मतलब डिडक्ट नहीं किया, तो आप 10,000 मतलब 10,000 ही हाईएस्ट दोगे। ऐसा नहीं कि 15 दिन नहीं किए तो 15,000 पर डे, मतलब 1,000 पर डे तो 15,000 देना पड़ रहा, नहीं, क्योंकि 1,000 ही 10,000 ही आपका इक्वलाइजेशन लेवी हो रहा था, तो उससे ज़्यादा नहीं जा सकता। नेक्स्ट केस देखिए, इक्वलाइजेशन लेवी ऑन केस ऑफ ई कॉमर्स सप्लाई। अब देखिए समझिए एक alibaba.com है। अब alibaba.com आपको पता होगा चाइनीज़ एक ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ये देखिए नॉन रेसिडेंट है ई कॉमर्स ऑपरेटर, इसका परमानेंट रेसिडेंट नहीं है इंडिया में। ये सप्लाई दे रहा है किसको, मिस्टर राम को दे रहा है जो रेसिडेंट है, या फिर मिस्टर जॉन को दे रहा है जो एक्चुअली में नॉन रेसिडेंट है, बट उसका आईपी एड्रेस इंडिया लोकेट कर रहा है। तो इसमें सर्विस प्रोवाइडर जो है, मतलब जो सर्विस सप्लाई कर रहा है, उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा 2% इक्वलाइजेशन लेवी, बट तब नहीं करना पड़ेगा अगर आपका डिपॉजिट ये इफ़ सप्लाई इज़ अप टू 2 करोड़। अगर आपका सप्लाई 2 करोड़ तक ही हो रहा है तब आपको इक्वलाइजेशन लेवी जरूरत नहीं है। जैसे पहले 1 लाख था, यहाँ पे ई कॉमर्स में 2 करोड़ का कर दिया है। और अगर उससे ज़्यादा करो तो मतलब ऑफकोर्स आपको इक्वलाइजेशन लेवी करना पड़ेगा 2%, जो भी आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट है उसका 2% आपका इक्वलाइजेशन लेवी लग जाएगा। यहाँ देखिए उसी को लिखा है, व्हेन अ नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर नॉट हैविंग पीई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया प्रोवाइड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अ रेसिडेंट पर्सन और टू अ पर्सन हु इज़ यूजिंग आईपी एड्रेस ऑफ इंडिया फॉर ऑर्डरिंग, तो रेट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी हो जाएगा 2%। अब नोट है, इक्वलाइजेशन लेवी हैज़ टू बी डिपॉजिटेड बाय अ नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज़ नॉट हैविंग। पिछला केस में क्या था कि सब सर्विस रिसिपेंट को जमा करना पड़ता था, मतलब काट के जमा करना पड़ता था, पर इसमें क्या है कि इसमें वो जो नॉन रेसिडेंट है ऑपरेटर ई कॉमर्स उसको जमा करना है। देखिए यहाँ पे फिर इक्वलाइजेशन लेवी इस केस में चार्ज नहीं होगा। पहला है इफ़ नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर हैविंग, मतलब वही है कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में है तो उसको ऑफकोर्स इक्वलाइजेशन लेवी जमा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऐसे ही इंडिया पे टैक्स भरेगा। या फिर अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर और ग्रॉस रिसीव फ्रॉम सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज टू स्पेसिफाइड पर्सन जो है वो लेस दैन 2 करोड़ है। जैसे मैं पहले बताया था, अगर आपका लेस दैन टू स्पेसिफाइड पर्सन को अगर आपका ग्रॉस रिसीव 2 करोड़ से नीचे तब नहीं करना पड़ेगा। या फिर थर्ड कैसे, इफ इक्वलाइजेशन लेवी इज चार्जेबल अंडर केस 1, अगर आपका समझ लीजिए आप ई कॉमर्स भी करते हो बट आप सर्विसेज जो प्रोवाइड करो ना वो आप एडवर्टीजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते रहो, तो कि आपका केस 1 में ही आ जा रहा है। यहाँ पे जो केस 1 वाला था कि देखिए यहाँ पे केस 1 का क्या था कि नॉन रेसिडेंट हैविंग इतना, और ये ई कॉमर्स के लिए अलग था और एक नॉन रेसिडेंट के लिए था। बट आप समझ लीजिए नॉन रेसिडेंट ही हो, आप ई कॉमर्स ही कर रहे हो, बट आप फिर कुछ ऐसा चीज़ करते रहो जो आपका केस 1 में ही कवर हो जा रहा है। आप कोई भी अलग सर्विस, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विस या फिर कुछ भी प्रोविजन, कुछ एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, जरूरी नहीं एडवर्टाइजमेंट का, कोई भी और सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, खैर सर्विसेज ही मान लीजिए, गुड्स में अगर आप कर रहे हो तो आप फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गया, तो इसलिए तब आपको इक्वलाइजेशन लेवी इस केस में नहीं करना पड़ेगा आपको, आपका क्योंकि केस 1 में ही आपका इक्वलाइजेशन लेवी लग गया, तो केस 2 में क्यों ही करोगे। देखिए इक्वलाइजेशन लेवी हैज़ टू बी डिपॉजिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन क्वार्टरली बेसिस। अब देखिए पहला क्या था, उस समय तो रिसिपिएंट को करना पड़ता था जमा,
केस 1 में, तो वो क्या कर रहा था कि हर महीने का हर इसका नेक्स्ट मंथ का 7 तारीख को करना पड़ता था। बट यहाँ पे अब एक ई कॉमर्स को ही करना है, जो कि एक कंपनी है, अब उसको करना है। अब वो हर महीना क्या ही करेगा, तो उसके लिए करके रखा है कि हर क्वार्टर बेसिस पे उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। जैसे कि जून का क्वार्टर जो होता है, मतलब मार्च से लेकर सॉरी अप्रैल टू जून जो फर्स्ट क्वार्टर हुआ, तो आपको जून खत्म हुआ 7 जुलाई को करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वार्टर जो हुआ आपका जुलाई टू सितंबर खत्म हुआ 7 अक्टूबर को करना पड़ेगा। इसका भी वही है, मतलब इसका क्वार्टर का नेक्स्ट मंथ का 7 को समझ लिए कर रहा है। फिर दिसंबर को तो 7 जान को कर रहा है, मार्च को तो 31 मार्च को करना पड़ जाएगा। हाँ, यहाँ पर देखिए 7 हुआ, बट अगर आपका मार्च खत्म हो रहा है, अब इसका ऐसा नहीं कि 7 अप्रैल को करना पड़ रहा, नहीं, आपको 31 मार्च तक करना पड़ेगा, क्योंकि ईयर एंड हो जा रहा है। अगर आप 7 मार्च को करोगे तो फिर क्या हुआ, वो तो एक ईयर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट ईयर पे आप सबमिट कर रहे हो। तो इसीलिए वही है कि भाई एक साल का एक ही साल में निपटा दो। तो इसलिए अगर आपका लास्ट क्वार्टर चल रहा है, जो कि आपका ये जनवरी फरवरी मार्च जो होता है 3 महीना का, जान से मार्च तक, तो आपको 31 मार्च तक ही कर देना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इंटरेस्ट क्या होगा अगर आप डिले पेमेंट कर रहे हो, तो इसमें वही है 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, मतलब अगर 3 मंथ 1 डे भी हुआ तो 4 मंथ काउंट हो जाएगा। और पेनल्टी क्या है फॉर नॉन पेमेंट अप टू ड्यू डेट, अगर फॉर पेमेंटी फॉर नॉन पेमेंट अप टू ड्यू डेट, अगर आप ड्यू डेट तक नहीं पेमेंट कर रहे हो तो क्या है, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इक्वेशन लेवी, और वही है एडिशनल टू ओरिजिनल। ये मतलब जो पहले केस में बताया कि आपका इक्वल जो भी इक्वेशन अमाउंट होगा उतने आपका पेनल्टी भी लग जाएगा, पर और दोनों पेमेंट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखिए, यह है सेक्शन 167 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2017, यह फर्निशिंग ऑफ रिटर्न कैसे फर्निश करना है इसका। तो यहाँ पे है कि हर कोई एसएससी या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर हैड टू फाइल रिटर्न फॉर इक्वलेशन लेवी, जिसको भी इक्वलेशन लेवी लग रहा है उसको इक्वलेशन लेवी के लिए एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा फॉर्म नंबर 1 पे। कब करना पड़ेगा, ऑन और बिफोर 30 जून ऑफ इमीडिएट फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब समझिए आप 23-24 का कर रहे हो तो आपको 30 जून 2024 तक आपको रिटर्न फाइल कर देना पड़ेगा। 23-24 अगर आपका प्रीवियस ईयर हो रहा है तो 30 जून 2024 तक आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अब वेदर बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न फाइल होता है कि नहीं, तो हाँ, यहाँ पे भी आपको अलाउ है कि यस बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न कैन बी फाइल्ड फॉर इक्वलेशन लेवी। अब बिलेटेड और इक्वलेशन लेवल कैन बी फाइल्ड विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जो भी आपका ईयर फाइनेंशियल ईयर हो रहा है उसका 2 ईयर इन विच स्पेसिफाइड सर्विसेज वर प्रोवाइडेड। देखिए एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, तो मुझे 1 अक्टूबर 2022 को ट्रांजेक्शन किया था, ठीक, तो ये आपका कौन सा ईयर पड़ रहा है, 22-23 पड़ रहा है। ये एंड कब होगा, 31/3/2023। इसे 2 साल और बढ़ा दिए, मतलब 31/3/2025 तक आप रिवाइज या फिर बिलेटेड रिटर्न भर सकते हो। तो ये है प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न। ये आपका मेनली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट या रिटर्न अंडर 167 से फाइल हुआ है बाय एसएससी ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो आपने जस्ट अभी पहले पढ़ा, तो सच रिटर्न को प्रोसेस होता है अंडर सेक्शन 160। अगर कोई अर्थमेटिकल एरर हुआ है तो उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। इंटीमेट करना पड़ेगा, इंटीमेशन मतलब अगर कुछ अर्थमेटिकल एरिया है तो उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको इंटीमेशन करना पड़ता है, मतलब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंटीमेशन हैज़ टू बी सेंड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच, मतलब जैसे कि पिछला क्वेश्चन में क्या था आपका 22-23 को खत्म हो रहा था, और 31/3/23 को आपका खत्म होता है, तो मतलब 31/3/24 तक आपको इंटीमेशन सेंड करना है कि भाई आपके यहाँ अर्थमेटिकल गलती है। तो इसलिए देखिए अगर आप 1 साल तक आपको समझ लीजिए वो आपको 31/3/24 तक आपका इंटीमेशन दिया, तो आप देखिए 2 साल का आप करते हैं 31/3/25 तक आपका अलाउ था बिलेटेड या फिर रिवाइज भरना, तो आप रिवाइज भर दीजिए, 1 और साल आपको मिल ही गया है अभी तक। इसलिए है कि आपको 1 साल के अंदर इंटीमेशन भेजना पड़ता है। और देखिए इफ़ देयर इज़ एनी इंटरेस्ट या पेनल्टी जो भी पेबल होगा तो आपको डिमांड करना पड़ता है वो फॉर्म नंबर 2 पे, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉर्म नंबर 2 पे वो डिमांड करना पड़ता है कि भाई इंटरेस्ट इतना है, आप पेनल्टी इतना भर रहा है वो भर दो। हैज़ टू बी सर्व अपॉन एसएससी और ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब नेक्स्ट है सेक्शन 172 ऑफ फाइनेंशियल एक्ट 2016, यह पेनल्टी फॉर डिलेड फाइलिंग। अगर आपका वहाँ पे क्या था इक्वलेशन लेवी, अगर आप डिले मतलब ड्यू डेट से पहले डिडक्ट नहीं किया फिर ड्यू डेट के बाद आप जमा कर रहे हो उसके लिए था, पर यहाँ पे आप फाइलिंग जो रिटर्न फाइलिंग है वही आप डिले कर दियो, तो उसका क्या है ऑफ रिटर्न इज़ 100 रुपीज़ पर डे। अब देखिए जैसे कि यहाँ रिटर्न कब भरना था, रिटर्न का डे दिया हुआ था, देखिए कहाँ गया, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न की ऑन और बिफोर 30 जून तक होना चाहिए नेक्स्ट ईयर। तो आप समझ लीजिए 30 जून तक नहीं किए, जुलाई तक चल गया, जुलाई 1, 2, 3 हो गया, 2, 3 या 3 जुलाई हो गया, तो 100 रुपीज़ हर डे का लगना, 300 रुपये आपका पेनल्टी लग जाएगा। पेनल्टी इज़ लिवाइड इफ़ रिटर्न इज़
फाइल आफ्टर ड्यू डेट दैट इज 30 जून, और इफ़ नोटिस इशूड बाय असेसिंग ऑफिसर, मतलब 30 जून आपका दिया है, बट अगर आपको असेसिंग ऑफिसर नोटिस दे दे रहा है भाई इतना तक तुमको रिटर्न करना ही है, तब आपका ड्यू डेट उतना ही तक आपका बन जाएगा, मतलब आपका ड्यू डेट का लास्ट डेट। एंड रिटर्न नोट फाइल विद इन 30 डेज। अच्छा, अगर समझ लीजिए कि आपका असेसिंग ऑफिसर आपको कुछ एक डेट दिया है, समझ लीजिए वो आपको बोल दिया कि भाई तुमको 1 जनवरी तक ही करना है, तो 1 जनवरी से 30 डेज आप काउंट कर लीजिएगा, उतना तक आपको रिटर्न भरना पड़ेगा, नहीं तो आप पे पेनल्टी लग जाएगा, और नहीं तो ऐसे तो 30 जून है ये आपका लास्ट है। अब देखिए, नो पेनल्टी विल बी लेविड इफ डिलेड वॉज ड्यू टू रीजनेबल कॉस्ट। आपको एक रीज़न पूछा जाएगा आपसे कि आप भाई क्यों डिले किया, अगर आपका रीज़नेबल लिख रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लग रहा है कि आपका ठीक है भाई रीज़नेबल इसलिए नहीं कर पाया, तब ठीक है आपको वो पेनल्टी माफ़ कर दिया जा सकता है। अब सेक्शन 174 ऑफ फाइनेंशियल एक्ट हो जा सकता है, यह अपील टू द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, क्या है अपील में देखिए, यहाँ पे कोई एसएससी ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसको कोई ऑर्डर इम्पोज हुआ है, पेनल्टी ऑन हिम एग्रीव्ड बाय, मतलब उसको पसंद नहीं आया कि भाई ये मेरे पे गलत हुआ है, ये मेरे साथ गलत हुआ है, ये पेनल्टी मेरे पे नहीं लगना चाहिए था ऑन हिम, देन एसएससी जो है वो अपील कर सकता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एप्लीएंट, ये याद रखिए, अपील्स, कमिश्नर ऑफ इनकम अपील्स को वो ये कर सकता है, क्या बोलते हैं, अपील कर सकता है। इन फॉर्म नंबर 3 पे अपील होगा। देखिए आप यहाँ पे फॉर्म नंबर इंपॉर्टेंट है, ये इंटरेस्ट मांगता है फॉर्म नंबर 2 पे, फॉर्म नंबर 3 पे अपील होता है, और फॉर्म नंबर 1 पे आपका रिटर्न भराना पड़ता है। तो फॉर्म नंबर 3 पे अपील कर सकता है अलोंग विथ फीस ऑफ 1000। आप अपील कर रहे हो ना, तो आपको फीस भी देना पड़ेगा 1000 रुपये का, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर। मतलब जो भी आपका असेसिंग ऑफिसर आपको जो भी ऑर्डर दिया है कि आप इतना पेनल्टी पे करो, इतना करो, और आपको वो सही लगा, तो उस ऑर्डर के 30 दिन के अंदर आपको फॉर्म नंबर 3 पे अपील करना पड़ता है, और 1000 रुपये जमा भी करना पड़ेगा, फीस है वो। अब देखिए सेक्शन 175 ऑफ फाइनेंशियल एक्ट 2000 सेक्टर क्या कर रहा है, अपील टू ITAT। अब समझिए कोई असेसिंग या ऑफिसर है, वो एग्रीड बाय ऑर्डर मेड बाय CIT, मतलब जो आपका कमिश्नर ऑफ ऑफिसर है, ये भी उस ऑर्डर में ही फेवर किया आपका कि नहीं भाई आपका लगना चाहिए था, हाँ पेनल्टी सही लगा है, तो अब आप CIT मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स जो है अंडर सेक्शन 174, उससे भी आप खुश नहीं है, तो आप ITAT को कर सकते हैं। IT क्या हो गया, इनकम टैक्स अथॉरिटी ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है। इन फॉर्म नंबर 4 पे कर सकते हो, अलोंग विथ फीस ऑफ 1000 विद इन 60 डेज फ्रॉम ऑर्डर ऑफ CIT है। तो ये समझ में आ गया होगा कि जो भी आपका ये CIT ऑर्डर दिया है उसका 60 डेज तक आपको ये अपील करना पड़ेगा ITAT को, मतलब इनकम टैक्स अपीलेंट ऑर्डर ट्रिब्यूनल, और 1000 रुपये आपको पेनल्टी भी देना पड़ेगा, मतलब पेनल्टी का फीस देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है रेलिवेंट प्रोविजन अंडर डिक्लेरेशन लेवी रिगार्डिंग इनकम टैक्स। अब देखिए ये मेनली है कि समझ लीजिए कुछ ये है सेक्शन 1050, समझ लीजिए कुछ फेसबुक है वो एक एडवर्टीजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड किया टाटा को, अब टाटा उसके बदले आप उसको 1 करोड़ पेमेंट किया है। अब फेसबुक समझ लीजिए एक नॉन रेसिडेंट है, इसका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, तो 1 करोड़ का 6%, तो 6 लाख जो है वो टाटा को डिडक्ट करना पड़ेगा, मतलब ये 94 लाख ही रिसीव करेगा, और इस 6 लाख गवर्नमेंट को टाटा को जमा करना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ तक। अब देखिए जो 94 लाख ये रिसीव किया ना, इस पर अब फेसबुक को टैक्स नहीं मांगे, क्योंकि 1 करोड़ पे 6% तो पहले से टैक्स लग चुका है, अभी 94 लाख पे फिर से टैक्स मांगेंगे तो डबल टैक्स लगा कि एक ही अमाउंट पे 2 बार टैक्स लग रहा है। इसलिए सेक्शन 1050 वॉज बॉट टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। ये क्या है, इनकम फ्रॉम, अगर कोई स्पेसिफाइड सर्विसेज है केस 1 से, फिर ई-कॉमर्स सप्लाई का है केस 2 से, चार्जेबल टू इक्वलेशन लेवी, अगर उसमें इक्वलेशन लेवी लग रहा है, दिस इनकम विल बी एग्जाम इन द हैंड्स ऑफ, ये इनकम जो है क्योंकि इस पर पहले से टैक्स लग चुका है, ये एग्जाम हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ किस पे, नॉन रेसिडेंट प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक सर्विसेज, जैसे कि फेसबुक था वो एग्जाम्पल पे, फिर नॉन रेसिडेंट ई-कॉमर्स ऑपरेटर, अगर केस 2 का बात करें तो नॉन रेसिडेंट ई-कॉमर्स मतलब अलीबाबा था, जो कि अलीबाबा एग्जाम्पल शोन प्रीवियसली, अलीबाबा तो यहाँ पे पहले टैक्स पे कर चुका है आपको जो भी मिला है, क्योंकि यहाँ पे ई-कॉमर्स के टाइम पे सर्विस प्रोवाइडर को ही टैक्स पे करना पड़ता है, तो भाई अगर वो टैक्स पे कर चुका है फिर वो अमाउंट में फिर क्यों टैक्स पे करेगा जो उसको मिला है, तो इसलिए वो जो होता है इनकम वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब है लास्ट सेक्शन, वो है सेक्शन 40 है, सब सेक्शन IB, इनकम टैक्स सेक्शन है ये। तो ये देखिए, इफ़ एनी पेमेंट फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेज मेड टू नॉन रेसिडेंट ऑन विच इक्वलेशन लेवी रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, बट कोई ऐसा पेमेंट किए हैं हम नॉन रेसिडेंट नॉट हैविंग PE जिस पे इक्वलेशन लेवी डिडक्ट होना चाहिए था, बट इक्वलेशन लेवी डिडक्ट नहीं हुआ, या फिर डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट, मतलब डिडक्ट हुआ है बट गवर्नमेंट को डिपॉजिट ही नहीं किया, देन 100% ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड।
जो भी आपका मतलब समझ लीजिए आप पेमेंट कर रहे थे 1 लाख रुपया का पेमेंट कर रहे थे, तो आप वो क्या किए, आप डिडक्ट नहीं किए या फिर डिडक्ट किए थे पर गवर्नमेंट को नहीं किए, तो आपको पेनल्टी वेनल्टी तो लगेगा ही, वो तो अलग बात है। पर जो 1 लाख रुपया आप जो डिडक्ट नहीं किए या फिर वो आप डिडक्ट भी नहीं, मतलब आपका तो एक खर्चा हो गया ना कि आप 1 लाख पेमेंट किए, तो अपना पीएल में आप वो लेस करते, तो उससे आपका प्रॉफिट कम आता, आपको टैक्स कम करना पड़ता। बट अब वो एक्सपेंस भी आप अपना डिडक्ट नहीं कर सकते। 100% ऑफ द एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड। देखिए वही है, इफ़ डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड इन नेक्स्ट ईयर, अगर आप डिडक्ट करके डिपॉजिट कर दे रहे हो नेक्स्ट ईयर तक, फिर वो एक्सपेंस अलाउ हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। तो बस यही है, एक क्वेश्चन यहाँ पे एम.एन.ओ लिमिटेड करके, आप एक बार उसको देख लीजिए, ज़्यादा कुछ है नहीं, पर उस क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिए, आपका इसी के साथ इक्वेशन लेवी कंप्लीट होता है।